हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, जो पहली वीडियो कल मैंने अपलोड की थी सिंधु सभ्यता की, उस पर आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। तो इसी क्रम में मैंने सोचा क्यों ना इससे अगला पार्ट कराया जाए, अर्थात इससे आगे का जो सिलेबस में बिंदु दिया हुआ है उसका नाम है वैदिक सभ्यता। तो दोस्तों, आज वैदिक सभ्यता को अच्छे ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं वैदिक सभ्यता आखिरकार कैसी सभ्यता है। वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता के बीच में लगभग 200 से 300 साल का गैप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ तो उसके लगभग कुछ समय तक बीच में कोई सभ्यता नहीं आई। तो लगभग 200 से 300 साल बाद एक सभ्यता का उद्गम हुआ और उस सभ्यता का नाम है वैदिक सभ्यता। तो सबसे पहले ये पता करते हैं वैदिक सभ्यता क्या है और कैसे कैसे इसका विस्तार हुआ। तो बढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले ऋग्वैदिक काल और दूसरा आता है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो है 1500 से 1000 बीसी तक, और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1000 बीसी से 600 बीसी तक माना जाता है। कई बार एग्जाम में इनका टाइम पीरियड पूछ लेते हैं। अब देखते हैं आगे। ऐसा माना जाता है कि सभ्यता आर्य द्वारा विकसित की गई सभ्यता है, और ये आर्य द्वारा विकसित ग्रामीण सभ्यता है। अगर मैं अंतर की बात करूं, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। और ऐसा भी माना जाता है कि ये क्रम उल्टा हो गया था, अर्थात सबसे पहले ग्रामीण सभ्यता आनी थी, बाद में नगरीय सभ्यता आनी थी। लेकिन यहाँ पर हमारे इतिहास के अकॉर्डिंग उल्टा क्रम हम मानते हैं। सबसे पहले नगरीय व्यवस्था का निर्माण हुआ और उसके बाद ग्रामीण सभ्यता का निर्माण हुआ। बात करते हैं आर्यों की। आर्यों का निवास मध्य एशिया से माना जाता है, और ऐसा माना जाता है ये मैक्स मुलर के अनुसार कि आर्य जो है मध्य एशिया से आकर बसे थे। और सबसे पहले पंजाब अफगानिस्तान वाले सिंधु के आसपास इन्होंने निवास किया था। आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा है। और आर्यों की कुछ प्रशासनिक इकाई भी थी, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है राष्ट्र, और राष्ट्र का मुख्य होता था राजा, और यही सबसे बड़ी इकाई होती थी। दूसरे नंबर पर आता है जन, और जन का मुख्य होता था राजन। और तीसरे नंबर पर विष आता है, और विष का मुखिया होता था विषपति। चौथे नंबर पर आता है ग्राम, और ग्राम का मुखिया होता था ग्रामीणी। और कुल, कुल का मुखिया होता था कुलपति। तो दोस्तों, ये आर्यों की एक प्रशासनिक इकाई थी, जिसके तहत हमें ये देखने को मिलता है कि राष्ट्र, जन, विष, ग्राम और कुल, अर्थात ये एक घटते क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ी इकाई आई, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो दोस्तों, इनकी प्रशासनिक इकाई में हमें राष्ट्र, जन, विष, ग्राम और कुल देखने को मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कुल का मुखिया कौन होता था, तो कुलप होता था या कुलपति कहलाता था। जन का मुखिया कौन होता था, तो राजन होता था। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आर्यों के बारे में। आर्यों के बारे में प्रमुख अधिकारी का पता चलता है। तो आर्यों का इस बारे में देखने से पता चलता है कि धार्मिक अधिकारी इनका पुरोहित कहलाता था, और इनका जो गुप्तचर होता था उसे अस्पस कहते थे, उसे अस्पस कहते थे। आगे बढ़ते हैं और देखने पर पता चलता है कि दुर्गापति को, जो दुर्गों का पति होता था, उसे पूरब कहते थे। और चारागाह गोचर भूमि का अधिकारी को वाजपति कहा जाता है। जो पुलिस अर्थात अपराधी को पकड़ने का कार्य करती थी उसे उग्र कहा जाता था। सूत, रत्कार, कम्मादी, इनकी संख्या 12 हुआ करती थी। तो दोस्तों, ये वैदिक सभ्यता में कोई प्रमुख होते थे, अर्थात धार्मिक अधिकारी को पुरोहित कहते थे, गुप्तचर को अस्पस कहते थे, दुर्गपति को पूरब कहते थे। और आर्यों का अर्थात मतलब हुआ, आर्यों का एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो वैदिक सभ्यता का निर्माण जो करने का श्रेय दिया जाता है वो आर्यों को ही दिया जाता है। दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आगे बढ़ने पर हमें पता चलता है कि सभा और समिति के बारे में पता चलता है, अर्थात सभा समिति क्या हुई देखते हैं। राजा को सलाह देने वाली संस्था ही सभा और समिति होती थी। सभा में श्रेष्ठ लोगों की संस्था होती थी, अर्थात जितने भी श्रेष्ठ लोग थे वे सभी सभा में बैठते थे। और समिति सामान्य लोगों की संस्था होती थी। और सभा और समिति को प्रजापति गौतमी की पुत्रिया बताया गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। सामान्य लोगों की जो संस्था समिति हुआ करती थी उसका अध्यक्ष ईशान होता था। दोस्तों, और ऐसा भी वेदों में पढ़ने को मिलता है कि स्त्रियां सभा में भाग ले सकती थी।
आगे बढ़ें। आगे बढ़ने पे इनके युद्ध के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। और युद्ध के लिए इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है जिसका नाम है गविष्टि शब्द। अर्थात युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया है और गायों की खोज के लिए भी इन्होंने गविष्टि शब्द का प्रयोग किया है। एक आपने बड़ा ही चर्चित युद्ध सुना होगा, दसराज का युद्ध, जो कि पुरुषनी रावी नदी के तट पर सुदास भारत नामक समुदाय के बीच में लड़ा गया था। ये काफ़ी प्रमुख इंपॉर्टेंट युद्ध है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर देखते हैं जिसकी जानकारी हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल से मिलती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आगे बढ़ने पर हमें पता चलता है वर्ण व्यवस्था के बारे में, अर्थात इनकी सामाजिक जानकारी कैसी थी। तो देखते हैं इनकी वर्ण व्यवस्था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन पता चलता है। अर्थात एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि उसके अकॉर्डिंग 4 वर्ण बने हैं। 4 वर्ण कैसे? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण इसके आधार पर थे। और उनके विभाजन का आधार उनके कर्म के आधार पर होता था। अर्थात हमारी जो वर्ण व्यवस्था थी वैदिक सभ्यता के अनुसार वो केवल 4 भागों में डिवाइड थी। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिनका विभाजन उनके कर्म के आधार पर होता था। जिस प्रकार सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक समाज था, तो यहाँ पर पितृ सत्तात्मक समाज था दोस्तों। हालांकि स्त्रियों की बेहतर स्थिति थी। शिक्षा में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, काफ़ी विदुषी महिलाएं भी थी, लेकिन समाज फिर भी पितृसत्तात्मक था। बाल विवाह और पर्दा प्रथा नहीं थी। पति के साथ यज्ञ में भागीदारी औरत ले सकती थी। विधवा स्त्री देवर से विवाह कर सकती थी। और अमाजू, ये पॉइंट काफ़ी अच्छा है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला अमाजू कहलाती थी। ये भी एक अच्छा पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर पता चलता है इनके धर्म के बारे में दोस्तों। तो धर्म के बारे में जानते हैं। इनका प्रिय देवता इंद्र था। और अग्नि जो हुआ करती थी, अग्नि मनुष्य देवता के बीच में मध्यस्थता का कार्य करती थी। आगे बढ़ते हैं। इनका पवित्र पशु गाय होता था। और गाय को अघन्य कहा जाता है क्योंकि यह पशु न मारे जाने योग्य है। अर्थात गाय को पवित्र माना गया है और उसको ना मारने की कसम खाई जाती थी। पवित्र नदी सरस्वती होती थी। और गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेता है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी ने की थी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमें पता चलता है ऋग्वेदिक कालीन देवता, अर्थात जब वैदिक सभ्यता भारत में आई थी तो उसको 2 भागों में बांटा गया था, एक ऋग्वेदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो अब हम देखते हैं ऋग्वेद काल में कौन कौन से प्रमुख देवता थे। तो देखते हैं। सबसे पहले इंद्र को माना जाता है युद्ध का नेता और वर्षा का देवता। अग्नि को माना जाता है देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता करने वाला। वरुण को माना जाता है पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, सूर्य का देवता। विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक मानते हैं। ऋतु परिवर्तन और दिननाथ मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले नंबर पर आता है ध्यो को मानते हैं आकाश का देवता, जो सबसे प्राचीन देवता माना जाता है। सोम को मानते हैं वनस्पति देवता। आगे बढ़ते हैं। उषा को मानते हैं प्रगति और उत्थान का देवता। आगे देखने पर पता चलता है कि अश्विन को मानते हैं विपत्तियों को हरने वाला देवता, जो विपत्तियों को हरता था उसे अश्विन कहा जाता है। पूषण काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे मानते हैं पशुओं का देवता दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और विष्णु को मानते हैं विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता। आगे बढ़ते हैं और सबसे लास्ट नंबर पर आता है मरुत, आंधी और तूफान का देवता मरुत कहलाता था दोस्तों। तो हम फिलहाल ये वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं दोस्तों, और वैदिक सभ्यता में हम ऋग्वेदिक काल के प्रमुख देवता को पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर पता चलता है इनकी जीवन शैली दोस्तों क्या थी। इनकी जीवन शैली ये मनोरंजन के लिए जो प्रयोग करते थे, संगीत का करते थे, रथ दौड़ का करते थे, घुड़ दौड़ करते थे। इनका प्रिय पशु घोड़ा हुआ करता था। और अगर मैं बात करूं घोड़े की, कल हमने सिंधु सभ्यता को पढ़ा था। सिंधु सभ्यता मैंने बताया था घोड़े के अवशेष शुद्ध कोतड़ा से मिले हैं। इनका मुख्य पेय सोमरस होता था। और ये 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे, बास, अधिवास और उष्णी। अंदर पहनने वाले वस्त्र को ये नीवी कहते थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आगे इनके बारे में और कुछ अन्य जानकारी में बढ़ते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय
पशुपालन और कृषि था। इन्होंने धातु की अगर खोज करी, धातु लोहे को इन्होंने श्याम अयस्क कहा, जो कि आर्यों द्वारा खोजी गई है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, आर्यों द्वारा खोजी गई मुख्य धातु कौन सी थी? तो दोस्तों लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहते थे। और तांबे को इन्होंने लोहित अयस्क कहा, तांबे को इन्हें लोहित अयस्क कहा। आदान प्रदान का माध्यम था, अर्थात वस्तु विनिमय इनकी प्रणाली थी। व्यापार हेतु दूर तक जाने वाले व्यक्ति को इन्होंने पणी कहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ब्याज पर ऋण देने वाला इन्होंने वैक नोट अर्थात सूदखोरी कहा है उसको। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ अन्य फैक्ट इससे संबंधित। अब बात करते हैं ऋग्वेदिक कालीन नदियां की, अर्थात ऋग्वेदों के बारे में नदियों का क्या उल्लेख है। देखते हैं, सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी सरस्वती को कहा है ऋग्वेद में। सबसे उल्लेखित नदी सिंधु को कहा है। गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार उल्लेख है। और ये कुछ अन्य नाम हैं जो नदियों के हमें देखने को मिलते हैं संस्कृत में। सबसे पहली नदी देखने को मिलती है कुब्र, जिसे कुर्रम कहा है। काबुल को कुबा कहा है। झेलम को वितस्ता कहा है। चिनाब को अस्कनी कहा है। रावी पुरुषनी, काफी इंपॉर्टेंट है। सतलज सतुद्री। व्यास नदी को प्राचीन नाम इसका बिपाशा है। और गंडक को सदानीरा कहा है। घग्गर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, दर्शदती इसका नाम है। और गोमल को गोमती और स्वात को सुवस्तु कहा है दोस्तों। तो ये कुछ प्रमुख नदियों के संस्कृत में नाम थे, क्योंकि आर्यों की सभ्यता संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अन्य कुछ जानकारी। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। और उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर देवता का बदलाव हो गया था और प्रिय देवता प्रजापति हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में राजा ने राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ करने का एक निर्णय लिया। ये अंतर है दोस्तों। सबसे पहले हमने ऋग्वेदिक काल पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं उत्तर वैदिक काल दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा और हल रेखा को सीता कहा है, अर्थात कृषि भूमि को सीता भूमि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखने पर पता चलता है, और उत्तर वैदिक काल में निष्क शतमान मुद्रा इकाइयाँ थी, लेकिन इस काल में किसी भाष, भार, आकृति और मूल्यों के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। उत्तर वैदिक कालीन में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अन्य ऐतिहासिक स्रोत। और अन्य ऐतिहासिक स्रोत में देखते हैं, उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर पता चलता है महाकाव्य संख्या 2 है, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ये था महाकाव्य के बारे में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर देखते हैं प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। यहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और देखते हैं, शुरुआत करते हैं। ये अंतिम चरणों में हमारी वीडियो आ गई है दोस्तों, आप इसे ध्यान से देखते रहिए। अब देखते हैं कुछ एक नंबर कैसे पक्का हमारा किया जाए। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है, चारवाक दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वे चारवाक जी माने जाते हैं। योग दर्शन के पतंजलि माने जाते हैं। सांख्य के कपिल माने जाते हैं और न्याय के गौतम माने जाते हैं। पूर्व मीमांसा के जैमिनी माने जाते हैं। उत्तर मीमांसा के बदरायण माने जाते हैं। और वैशेषिक दर्शन के कनाद या उलुक माने जाते हैं। और नीचे मैंने एक नोट करके एक बात लिखी है, वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायण ने की थी। तो दोस्तों ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने वैदिक सभ्यता से लिए हैं, ये आप इन्हें देखना ना भूलें दोस्तों। ये लगभग 14 से 15 मिनट की वीडियो हुई दोस्तों। आप इस वीडियो को देखना ना भूलें और इस पूरी वीडियो को बार बार देखकर अपनी वैदिक सभ्यता के जितने भी फैक्ट बन सकते हैं दोस्तों, आप उनको ध्यान से देखिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।